हेलो बच्चों, हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था उसमें था कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, ठीक है, यानी आइंस्टीन्स थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इमिटेड नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी था और इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी था, जबकि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन था, जबकि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से इंडिपेंडेंट था। जबकि एज पर द वेव थियरी द नंबर ऑफ वेव मस्ट बी डिपेंडिंग ऑन द frequency of light and the energy of electrons must be depending on the intensity of light। यानी कि वेव थियरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस के जो रिजल्ट्स थे वो रिजल्ट्स ऑब्वियसली एक दूसरे के विपरीत थे, एक दूसरे के अपोजिट थे। इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को हम लोग वेव थियरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे और इसलिए उसके एक्सप्लेनेशन के लिए आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक, थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोगों ने, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का हम लोगों ने यूज किया और पाया कि आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से एक जो लाइट होती है, लाइट फोटोन के फॉर्मेट में ट्रेवल करती है और हर फोटोन की एक एनर्जी होती है और उस एनर्जी को हम लिखते हैं E इक्वल्स टू एच न्यू से। ठीक, अब जब फोटोन एक एनर्जी लेकर के आता है वो इलेक्ट्रॉन के, वो मेटल के सरफेस पे पड़ता है तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है और जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है तो उस एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रॉन अपने वर्क फंक्शन को पूरा करता है, यानी कार्य फलन को पूरा करता है और बची हुई एनर्जी का यूज करता है अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। तो यहाँ से हम लोगों को आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का इक्वेशन मिला था जिसे हम कहते हैं आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। और वो इक्वेशन क्या है, कैसे निकलेगा, तो सिंपल, बाकी कहानी सारी आपको मैंने बता दिया है। मेन पॉइंट है कि द एनर्जी ऑफ इमिटेड, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितनी हो, कितनी होगी, E इक्वल्स टू एच न्यू, या इसी को लिखेंगे एच सी बाई लेमडा, जहां लेमडा क्या है, लेमडा है इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। वर्क फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वर्क फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको वर्क फंक्शन की डेफिनेशंस अच्छे से समझाई हुई है, ठीक। और ये इक्वल हो गया एच सी बाई लेमडा जीरो के। वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस, वह न्यूनतम ऊर्जा जो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए ताकि वह इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर निकल सके, इमिट हो सके। न्यू जीरो क्या है, न्यू जीरो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन below which there is no emission of photoelectric current is, there is no emission of photoelectrons is possible, is known as threshold frequency। और लेमडा जीरो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी देहली तरंगदैर्घ्य, जिसको डिफाइन कर सकते हैं द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन above which there is no possibility of photoelectric emission, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इज इक्वल्स टू कितनी एनर्जी का फोटोन आया, E माइनस कितना उसका वर्क फंक्शन था, फाई नॉट,
सो के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट। यही इक्वेशन क्या कहलाता है? आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। अब अगर हम चाहें तो के मैक्स की जगह लिख सकते हैं ई इंटू वी जीरो, वेयर वी ई जीरो क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ई की वैल्यू एच न्यू माइनस फाई नॉट की वैल्यू एच न्यू नॉट। ठीक, सो वी नॉट इक्वल टू आया एच बाई ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। इस इक्वेशन को भी क्या कहते हैं? आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। एक्चुअली ये सभी एक ही चीज है, ठीक, अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। अब इस इक्वेशन के यूज से अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रा करें तो कैसा ग्राफ मिलेगा? सो वी कैन ड्रा द ग्राफ बिटवीन इंसिडेंट frequency of incident radiation and stopping potential V0, and we will get that equation is given by, ध्यान से देखिए, it is similar to the equation of straight line y equals to mx plus some constant c, where m is slope of the graph, C is the intercept यानी अंतःखंड कहते हैं इसको, और M को क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं। अब अगर हम इस दोनों को रिलेट करें तो x एक्सिस पे हमारी है फ्रीक्वेंसी और y एक्सिस पर है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्लोप की जगह आएगा h बाई ई और इंटरसेप्ट की जगह आएगा h न्यू नॉट बाई ई, लेकिन कैसा आएगा? माइनस में। हुआ क्या कि जब इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके एक्सपेरिमेंटली ग्राफ ड्रा किया गया तो ग्राफ ऑब्वियसली कैसा मिला? ध्यान दीजिएगा, जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जब तक कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तब तक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन ही नहीं होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी नहीं होगी। दैट इज वाई दिस ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, और जब ग्राफ ऐसे ड्रा किया गया कुछ इस तरीके से, तो इस ग्राफ को अगर हम पीछे की तरफ ड्रा करें तो यहां कहीं कट करेगा, स्ट्रेट लाइन ध्यान रखिएगा, और ये वैल्यू होगी हमारी एच न्यू नॉट बाई ई। ठीक, इंटरसेप्ट, और इस ग्राफ का स्लोप निकाल लीजिए तो स्लोप ऑफ द ग्राफ हो जाएगा क्या? h बाई ई, जो कि एक तरीके का क्या है? कांस्टेंट है। स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। तो अगर हम इस एंगल को थीटा माने विद द फ्रीक्वेंसी एक्सिस तो ये हो गया tan थीटा इक्वल टू h बाई ई। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड e इज द charge present on one electron, the magnitude of charge present on one electron, which is also called as elementary charge। तो इस इक्वेशन से एक बात जो थी वो क्लेरिफाइड हो गई कि स्टॉपिंग पोटेंशियल या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर। जब तक इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं हो जाती तब तक या बराबर नहीं हो जाती, इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ से डिफाइंड हो गई। यहीं से पता चला है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ये चेक करना था कि अमाउंट ऑफ करंट कितना होगा। ठीक, अमाउंट ऑफ करंट कितना होगा, कितना अमाउंट ऑफ करंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि इंटेंसिटी का फैक्टर कैसे निकालेंगे। क्लियर है? इस ग्राफ को देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। ध्यान रखिएगा कि स्लोप इज गिवन बाय h बाई ई एंड द इंटरसेप्ट इज गिवन बाय माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। एच न्यू नॉट क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटेरियल है, मेटल है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को समझते हैं और फिर उसको डिफाइन करते हैं और क्लियर करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। तो सबसे पहली चीज जो हमको समझना है वो ये है कि व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हिंदी में कहें तो कह सकते हैं प्रकाश की तीव्रता। आपको याद होगा तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एक ऐसा यूनिट बताया गया, ज्योति की तीव्रता का एक ऐसा यूनिट बताया गया 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से, कौन सा, कैंडेला, ठीक, उसी से रिलेट हो रहा है ये। क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो अगर हम आइंस्टीन के भाषा में कहें, उनके शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज merely a relationship, merely it is the number of photons incident on a unit area in per unit time. Basically intensity of light is defined as the amount of energy incident on a unit area per unit time, per unit time. सो I इक्वल्स टू हो गया टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर है? E क्या है, एनर्जी है, या एनर्जी ही लिख देते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब इसका ऐसा यूनिट बनाइए तो क्या हो जाएगा, एनर्जी का जूल पर यूनिट टाइम यानी सेकेंड, जूल पर सेकेंड को कहते हैं वाट, और पर एरिया यानी मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या बना, वाट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब ये निकलेगा कैसे और इस पर कैसे डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब कुछ पॉइंट ध्यान से समझिए। मान लीजिए लेट अस टेक अ सोर्स, मान लीजिए हम क्या लें, इस सोर्स लें, ठीक, ऑफ पावर P, उस सोर्स का पावर कितना है, कैपिटल P। एक पॉइंट सोर्स लिए, कैसा सोर्स लिए, पॉइंट सोर्स लिए, जो लाइट का सोर्स है, मान लो ये पॉइंट सोर्स लिए, इसका पावर कितना है P। ये अपने आसपास हर डायरेक्शन में क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, हर डायरेक्शन में क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। जब हर डायरेक्शन में एनर्जी, जैसे सन हर डायरेक्शन में एनर्जी रेडिएट करता है, जैसे एक छोटा बल्ब हर डायरेक्शन में एनर्जी रेडिएट करता है, जैसे बम फूटता है तो हर डायरेक्शन में धुआं निकलता है, वैसे ही जब बल्ब एनर्जी रेडिएट करेगा तो हर डायरेक्शन में उसके फोटॉन्स फैलेंगे, हर डायरेक्शन में क्या होंगे, रेडियली आउटवर्ड बूम होगा, यानी फैलेंगे। अब जब एनर्जी हर डायरेक्शन में फैलेगी तो किसी पर्टिकुलर जगह पे कितनी पहुंचेगी ये कैसे जानेंगे, बात समझ में आई? तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, मान लीजिए इससे r डिस्टेंस पर हमको यहाँ पर निकालना है एनर्जी, यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम एक स्फीयर कंसीडर करेंगे जो इस पॉइंट को क्या करता होगा, कवर करता होगा, और इस स्फीयर का रेडियस है कितना, r। इस स्फीयर का रेडियस कितना है, r। इस स्फीयर का रेडियस कितना है, r। क्लियर है? जो भी लाइट ये सोर्स इमिट कर रहा होगा, जो भी एनर्जी ये सोर्स इमिट कर रहा होगा, वो सारी एनर्जी इस स्फीयर पर पहुंचेगी, इस स्फीयर के पर एरिया पे पहुंचेगी, पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? क्लियर है ये बात? पावर कितना है, पावर होता है पर यूनिट टाइम, पावर क्या होता है, पर यूनिट टाइम। तो एक बात सोचिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी radiated by source per unit या पर सेकेंड कितना है, P, कितना है P। ये P
कितने एरिया में पड़ रहा है? ऑब्वियसली पूरे स्फेयर के इंटरनल पोर्शन पे पड़ रहा है, तो उस पूरे स्फेयर का इंटरनल एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ स्फीयर फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में आ रहा ना ये बात? 4πr²। ठीक, इतने एरिया पे ये लाइट पड़ रही, ये पूरी एनर्जी पड़ रही है। अब क्लियर हो गया इतनी बात? सो इंटेंसिटी कैसे निकालोगे? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर। उसको डिवाइड कर दें एरिया से, तो P/4πr²। ये क्या हो गया? इंटेंसिटी हो गया। ये क्या हो गया? इंटेंसिटी। यानी इसके हर पॉइंट पर इतनी इंटेंसिटी की एनर्जी क्या हो रही है? पड़ रही है। क्लियर है? इतनी इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है। अब एक बात सोचिए भाई, सिंपल, आपने क्या लगाया था? एमीटर प्लेट लगाया था, और प्लेट का कुछ एरिया होगा, फिक्स है। अब इस एरिया पर कितनी लाइट इंसिडेंट हो रही है? वैसे पूरे इतने इस सोर्स से कुछ दूरी पर जो इंटेंसिटी है वो हमको मिल गया P/4πr²। अब सवाल है कि इस प्लेट पर कितना एरिया है? इस प्लेट पर कितना एरिया है और उस प्लेट पर कितने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं? तो मान लेते हैं कि प्लेट का एरिया हम मान लेते हैं A। लेट एरिया ऑफ प्लेट या मेटल, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? एमीटर, इज कैपिटल ए। कितना एरिया है? कैपिटल ए। ठीक, तो हमने क्या किया? इसके सामने ए एरिया का मेटेलिक प्लेट रख दिया। ए एरिया का क्या रख दिया? मेटेलिक प्लेट रख दिया। अब ए एरिया का मेटेलिक प्लेट रखा तो लाइट हर जगह से फैल रही थी, वही लाइट का कुछ पोर्शन इस मेटल के सीट पर भी पड़ेगा। अब कितना पड़ा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इंटेंसिटी इंटू एरिया कर दीजिए। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन मेटल सीट या मेटल प्लेट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना एनर्जी इसके ऊपर पड़ता है, वो एनर्जी हमारी निकलेगी किससे? एनर्जी निकाल सकते हैं, किससे लिख सकते हैं? ई से लिख सकते हैं। ठीक, वो एनर्जी कितनी हो गई? ई, और उसकी वैल्यू हो गई इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी इज पावर P/4πr² इंटू एरिया। क्लियर हो गया? बात समझ में आई? इतनी एनर्जी पड़ रही है, इतनी एनर्जी 1 सेकेंड में पड़ रही है। अब अगर एक फोटोन की एनर्जी निकालनी हो तो कितनी निकलेगी? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाय इक्वल्स टू एच न्यू। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू। तो अब आप सोचिए कि किसी भी प्लेट पर 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी पड़ती है, मान लीजिए 10 जूल, 100 जूल, 200 जूल, 500 जूल। हर फोटोन की एनर्जी कितनी है? एच न्यू। क्लियर है? मान लिए आधा जूल या 1 जूल मान लेते हैं, ये है 100 जूल। ठीक, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? 1 जूल। तो ऐसे कितने फोटोन पड़े तो 100 जूल एनर्जी पड़ जाएगी? ऑब्वियसली 100। क्लियर? दूसरा एग्जांपल ये मान लिए कि इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू है 50 जूल पर सेकेंड और एक फोटोन की एनर्जी है 0.5 जूल। तो 0.5 जूल से अगर हम 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा 100। यानी पर सेकेंड कितने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं? 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, सो number of photons incident per second
कैपिटल एन मान लेते हैं। क्या मान ले रहे हैं? कैपिटल एन या स्मॉल एन मान ले रहे हैं, क्योंकि पर सेकंड का मामला है, पर सेकंड स्मॉल एन। तो कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई एच न्यू, तो पी ए बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई एच न्यू, तो वो एच न्यू भी यहीं आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑन द मेटल शीट कितना आया? इतने फोटॉन उसके ऊपर हमेशा पड़ते हैं, इतने फोटॉन हमेशा उसके ऊपर पड़ते हैं। और अगर हम इसी चीज को आई से रिलेट करें तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं नंबर ऑफ फोटॉन। ध्यान से देखिए, अगर हम आई की वैल्यू ना रखे होते तो नंबर ऑफ फोटॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। क्लियर है ये बात? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? हो गया बेटा? चलिए अब कुछ चीजें फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को। पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द मेटल शीट, मेटल प्लेट, जो हमारा क्या है? एमीटर है, इन 1 सेकेंड स्मॉल n इज इक्वल टू पी ए बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच न्यू। आउट ऑफ दिस p बाई 4 पाई आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। और बचा क्या? a बाई एच न्यू। सो आई a बाई एच न्यू भी बोल सकते हैं। सो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? सो नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन भी बढ़ेगा, और जब नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड भी बढ़ेगा। दैट्स व्हाई द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है? आई करंट नहीं है, आई क्या है? आई इज इंटेंसिटी, आई इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और उसको लिखेंगे कैसे? P बाई 4 पाई आर स्क्वायर, जहां P पावर ऑफ सोर्स है, पीछे लिख के आए हैं आप। क्लियर हो गया? ध्यान रहेगा। अब देखिए इसके बाद ये श्योर हो गया कि नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट एरिया, सॉरी नंबर ऑफ फोटॉन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? इंटेंसिटी के। तो जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटॉन्स की एनर्जी तो नहीं बढ़ती पर उनका नंबर बढ़ जाता है, और जब नंबर बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। इस चीज को कहते क्या है? इस चीज को कहते क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट एरिया पर नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस इन 1 सेकेंड, इसे कहते हैं फोटॉन फ्लक्स। क्या कहेंगे? फोटॉन फ्लक्स। हो सकता है कि कभी आपको इसी नाम से क्वेश्चन पेपर में पूछ ले। क्लियर है? फोटॉन फ्लक्स आई ए बाई एच न्यू या P बाई 4 पाई आर स्क्वायर ए बाई एच न्यू। अब मान लो ए आपका सीट का डायमेंशन दिया रहेगा, अगर ए सर्कुलर शेप का प्लेट हुआ तो ए की जगह लिख सकते हैं पाई रेडियस का स्क्वायर, तो वहां से रिलेट कर लेंगे। चाहे तो हम इस फॉर्मूले में हर चीज का मतलब लिख सकते हैं। P पावर ऑफ लाइट, पावर ऑफ सोर्स, ए एरिया ऑफ द एमिटर प्लेट, आर द डिस्टेंस ऑफ प्लेट फ्रॉम सोर्स, एच न्यू जान ही रहे हैं, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर हो गया? बात समझ में आई इतनी? अब देखिए होता क्या है, होता क्या है कि मान लीजिए मेटल सरफेस ऐसा है, ठीक, इस पर
ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ उसके नीचे लेयर में है, उसके नीचे लेयर में, उसके नीचे, ऐसे बहुत सारे लेयर्स में इलेक्ट्रॉन है। जब फोटोन पड़ा तो जरूरी थोड़ी है कि हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पर ही पड़े। हो सकता है कि फोटोन किसी ऐसे पोर्शन पे पड़े जहां इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही ना हो, तो वो फोटोन तो इलेक्ट्रॉन द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब मान लीजिए कि 50 फोटोन पड़ते हैं, आउट ऑफ 50 only 40 photons are directly interacting with the electron। तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो मैक्सिमम कितने निकलेंगे, 40 निकलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन और नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, और अगर इक्वल नहीं है तो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी और नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई फैक्टर होना चाहिए, जिस फैक्टर से हमें ये पता चलता हो कि नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स के बीच में क्या रिलेशन है। और वो जो रिलेशन हमको बताता है उसे कहते हैं इफिशियंसी या क्वांटम इफिशियंसी। क्या कहते हैं? क्वांटम इफिशियंसी, दक्षता, क्वांटम दक्षता। क्या कहेंगे? क्वांटम दक्षता। दक्षता क्या है? सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी चीज की इफिशियंसी होती है हमेशा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100। आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू, किसी भी चीज की इंटेंसिटी इफिशियंसी होती है इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट इनटू 100। हमेशा, सॉरी उल्टा हो गया, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट into 100 and generally it is represented in percentage, so 100%। क्लियर है? अगर हम इस पर्सपेक्टिव से क्वांटम इफिशियंसी को समझें तो हम लिख सकते हैं इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स divided by number of incident photons, number of incident photons per unit टाइम, दोनों पर यूनिट सेकेंड में है, इंटू 100 कर दें तो परसेंटेज में बदल जाएगा, 100 नहीं करेंगे तो एज इट इज ऐसे वैल्यू रहेगी। जनरली परसेंटेज में देते हैं पर जरूरी नहीं कि आप परसेंटेज में यूज करिए, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। क्लियर है ये बात? समझ आई या नहीं आई? अगर परसेंटेज में करना होगा तो परसेंटेज इफिशियंसी नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिवाइडेड बाई आपतित फोटॉनों की संख्या, आने वाले फोटॉनों की संख्या इंटू 100%। क्लियर है? समझ आया? इफिशियंसी का मतलब क्लियर है? अब होता क्या है कि क्वेश्चन में आपको दे देंगे इफिशियंसी, तो इफिशियंसी को नंबर ऑफ फोटॉन से कैसे रिलेट करेंगे? तो देखिए ध्यान से, इस इक्वेशन से हमको फायदा ये हुआ कि वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को हम स्मॉल n और सबस्क्रिप्ट लगा दे रहे हैं e, या n डैश कर दे रहे हैं, n डैश कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं? n डैश कर दे रहे हैं। हो गया? सो देखिए नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को मान लीजिए कुछ भी सिंबल लिख सकते हैं, n डैश लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि स्मॉल n से हम लोगों ने प्रेजेंट किया है क्या? नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट, ठीक है ना, इसलिए। तो कैसे निकालेंगे? पहले 100 को भेजेंगे तो n ईटा परसेंटेज में है तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, सॉरी परसेंटेज इफिशियंसी बाई 100 इंटू
नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स भी तो जाएगा इस तरफ से, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, इंसिडेंट फोटॉन्स. So number of emitted electron and dash can be written as percentage efficiency by 100 into number of incident photon. नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स को आप चाहे आई ए बाई एच न्यू लिख सकते हैं, चाहे पी ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, हम अभी ये रख रहे हैं. सो आई ए बाई एच न्यू, आई ए बाई एच न्यू, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आ गया. हम चाहें तो आई की जगह क्या रख सकते हैं, पी बाई 4πr², तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज इफिशियंसी बाई 100 इंटू पी बाई 4πr², 4πr², आई की जगह और ए बाई एच न्यू. तो ये हो गया नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स. अब एक चीज सोचिए, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एन डैश. एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एन डैश. एक सेकंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एन डैश. एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो एक सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कर दें तो क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. ध्यान रखिए चार्ज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज. और अगर नंबर ऑलरेडी पर सेकंड के केस में है तो ये सीधे सीधे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना आएगा, I इक्वल्स टू एन डैश इंटू ई, एन डैश इंटू ई, जहां एन डैश की वैल्यू हम लिख सकते हैं इफिशियंसी, परसेंटेज इफिशियंसी बाई 100 आई ए बाई एच न्यू इंटू ई. क्लियर है. तो यहां से ध्यान देंगे तो दिखेगा कि आई को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को कोई और सिंबल लिख लेते हैं, सीधे लिख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई फोटो इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू परसेंटेज इफिशियंसी बाई 100 आई ए बाई एच न्यू. ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट सेकेंड और इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज. सो टोटल फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आया ये इतना. यहां से श्योर दिख रहा है कि अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट. क्लियर हो गया. ये आपका फॉर्मूला हो गया फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट. सो इन दिस वे हमने पूरा चैप्टर जो इस पर रिलेट कर रहा था लगभग सारी चीजें कवर कर ली. फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से रिलेटेड आइंस्टीन्स थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. जनरली कई सारे फॉर्मूले कवर किए हुए, 1 2 3 4 5 6 6 7 फॉर्मूला दिख रहा है, पर एक्चुअली ये एक ही फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, बस और कुछ नहीं. ठीक, इसको नोट कर लिया. क्लियर है ये बात, समझ में आई. अब हम लोग 1 बाय 1 करके इस चैप्टर से आने वाले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. क्वेश्चंस के लिए मैं वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख के फिर सोल्यूशन करके और समझाने की समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन करूंगा, फिर सोल्यूशन, कुछ इस तरीके से. चलिए, देखिए ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2023 13 अप्रैल के शिफ्ट 1 में मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन. देखिए कितना इजी क्वेश्चन है. द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, the maximum wavelength above which there is no emission of photoelectric
photo electrons is possible, या कह सकते हो द मैक्सिमम wavelength of incident light that can emit an electron from the metal surface is called the threshold wavelength of the metal. कह रहा है the difference between threshold wavelengths for two metal surfaces A and B having work function phi A equals to 9 electron volt and phi B equals to 4.5 electron volt in nanometer is difference between threshold wavelength पूछा है, threshold wavelength नहीं पूछा है. तो threshold wavelength और वर्क फंक्शन का क्या रिलेशन है? तो वर्क फंक्शन फाई नॉट होता है एच सी बाई लेमडा नॉट. लेमडा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और फाई नॉट इज वर्क फंक्शन. तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू एच सी बाई फाई नॉट. ये हमारा फॉर्मूला हो गया. अब कह रहा है एच सी की वैल्यू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है यूज करना है, गिवन दिया है. तो फर्स्ट केस का वेवलेंथ हो गया एच सी 1242 और फाई ए की वैल्यू है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये नैनोमीटर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया. इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैंसिल हो गया, 9 से काट दिए. ठीक, 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और 3 से कटा 9 तो 3 से काट दिए, 3 1 जा 3, 1 कैरी तो 11, 3 3 जा 9, 2 और 3 8 जा 24. तो लेमडा ए आया कितना? 134 नैनोमीटर. अब अगर हमको चेक करना है लेमडा बी, तो लेमडा बी की वैल्यू भी होगी 1242 डिवाइडेड बाई 9 की जगह हो जाएगा कितना? 5 भी यानी 4.5. ऑब्वियसली इसको और इसको ध्यान से देखें तो दिखेगा यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है. तो जो वैल्यू ये आई है उसका 2 टाइम्स यहाँ आएगा, यानी 138 का 2 टाइम्स. तो 2 इंटू 138. ठीक, मुझे चाहिए डिफरेंस. तो ऑब्वियसली कौन ज्यादा है? लेमडा बी ज्यादा है. लेमडा बी माइनस लेमडा ए करेंगे तो सीधे 138 नैनोमीटर आएगा. है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का कांसेप्ट है. हिंदी में समझना चाहें तो कह सकते हैं किसी भी धातु के लिए देहली तरंगदैर्घ्य वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य है जिससे प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है, उसे कहते हैं देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य. क्लियर है? ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एल्यूमिनियम का वर्क फंक्शन 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गोल्ड का वर्क फंक्शन 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली. द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट फॉर गोल्ड टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम इज. सवाल पूछा क्या है? पूछ रहा है रेशियो किसका? स्लोप का. रेशियो ऑफ स्लोप. तो स्लोप फॉर एल्यूमिनियम गोल्ड टू स्लोप फॉर किसका? एल्यूमिनियम का रेशियो पूछा हुआ है. अब स्लोप किस चीज का पूछा है? तो स्लोप पूछ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी. स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी. स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी. हम लोग अभी देखे हैं पीछे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से और उसके बाद कांस्टेंट रहता है. और इसका स्लोप कितना आया था? इसका स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है h बाई ई. कहाँ से आएगा? आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन h न्यू नॉट. A maximum kinetic energy can be written as E V naught equals to h nu minus h nu naught. So V naught equals to h by E nu minus h nu naught. क्लियर है? सो अगर हम V naught और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे तो मेरा स्लोप की जगह कौन आएगा? h by E.
जिसमें से h भी कांस्टेंट है और e भी कांस्टेंट है, तो ये मटेरियल कुछ भी हो इसका स्लोप हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा, और दो कांस्टेंट सेम कांस्टेंट्स का रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आंसर हुआ 1। ट्रिकी क्वेश्चन आपको सिर्फ फंसाने के लिए दिया हुआ था। विद इन 1 सेकेंड आप ये बात रीड कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होता है, h बाई ई होता है, और h बाई एच ई और h बाई ई का रेशियो 1 आएगा। आंसर खत्म। ये तो डिटेल सिर्फ समझाने के लिए था। क्लियर है? डन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए, जेईई मेंस 2022-26 जुलाई से क्वेश्चन है। A parallel beam of light of wavelength 900 nanometer and intensity 100 watt per meter square is incident on a surface perpendicular to the beam. बीम के परपेंडिकुलर से अगर ये बीम जा रही है तो बीम के परपेंडिकुलर एक सरफेस है ऐसे। द नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया परपेंडिकुलर टू द बीम, इस एरिया से कितना नंबर ऑफ फोटॉन क्या करेगा, क्रॉस करेगा। वही क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालेंगे, कितने देर में पूछा है, 1 सेकेंड में। नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालेंगे? तो हमेशा निकालेंगे टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ठीक। अब सिंपल सी बात है, टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं? तो टोटल एनर्जी हम लोग पीछे पढ़ के हैं, इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम से निकालते हैं, डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ ईच फोटोन का फॉर्मूला हो जाएगा hc बाई लेमडा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, वेवलेंथ दिया है। ठीक। सो हो गया फॉर्मूला आई एरिया ए टाइम टी बाई एच सी, और लेमडा कहाँ चला गया, ऊपर। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। आई इंटेंसिटी है, ए एरिया है, टी टाइम है 1 सेकेंड, लेमडा 900 नैनोमीटर, एच 6.6 इंटू 10⁻34 ले सकते हैं, और सी स्पीड ऑफ लाइट। सो हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। आई की वैल्यू 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट है 100। एरिया की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 इंटू 10⁻4। टी की वैल्यू 1 सेकेंड, लेमडा की वैल्यू 900 नैनोमीटर, तो 900 इंटू 10⁻9। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8। हम इसको सॉल्व कर लें, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्लियर है? बात समझ में आई? चाहे तो तुरंत कर सकते हैं, चाहे तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है? प्रोसेस समझ में आई? बात चेक कर लीजिएगा। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए, द लाइट ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज whose photons have energies 3.8 electron volt and 1.4 electron volt respectively illuminate a metallic surface whose work function is 0.6 electron volt successively. The ratio of maximum speeds of emitted electrons for the two frequencies respectively will be. क्वेश्चन कह रहा है कि दो अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लाइट हैं जिनके फोटॉन्स की एनर्जी 3.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक की, और एक की है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इल्यूमिनेट करता है, प्रकाशित करता है एक मेटल सरफेस को, धातु के पृष्ठ को, जिसका कार्य फलन वर्क फंक्शन है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड, क्या पूछा है? रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो आपको ऑब्वियसली याद आना चाहिए मैक्सिमम स्पीड कैसे निकलेगा। एक ही समीकरण है, कौन सा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, और काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू के इक्वल होता है हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर, बराबर होता है के मैक्स के। इसका मतलब है कि वेलोसिटी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल है के मैक्स के। ठीक, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट के मैक्स के। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आई। अब पहले फर्स्ट केस का निकाल लेते हैं। फर्स्ट केस में फोटोन के पास एनर्जी कितनी है 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि वर्क फंक्शन है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस का हो गया 3.8 माइनस 0.6 जो हो जाएगा 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड केस के में फोटोन की एनर्जी है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकेंड केस की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1.4 माइनस 0.6 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब मुझे पता है मैक्सिमम स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ के मैक्स बाई के मैक्स। सो फर्स्ट केस की वेलोसिटी v1 डिवाइडेड बाई v2 बराबर अंडर रूट k1 बाई k2। k1 कितना है 3.2 और डिवाइडेड बाई k2 कितना है 0.8। सॉल्व कर लीजिए, 4 आया, 4 का डिवाइडेड बाई 2 2:1। एक गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं वो थोड़ा सा देख लिए। ये तो याद है, इसके याद होने से हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ही ये वैल्यू निकाले रेशियो निकालेंगे, क्योंकि रेशियो दिया हुआ था। रेशियो निकाले आया 4/1। हम ऑप्शन में गए और 4/1 मिल गया, तो हमने क्या किया 4/1 क्या किया लगा दिया। ऑप्शन में 4/1 मिल गया, 4/1 लगा दिया, बिना ये ध्यान दिए कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड पूछा है। इसलिए पेपर करने के लिए जेई मेंस का पेपर, स्पेशली नीट और जेई मेंस का पेपर करने के लिए आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, पर नॉलेज से ज्यादा जरूरी है पेपर को समझने की स्किल्स। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपनी रीडिंग स्किल्स को सुधारिए, बुक रीडिंग करिए। ज्यादा टाइम वीडियो देखने में लगाने से अच्छा है ज्यादा टाइम बुक रीडिंग करें। वीडियो का यूज आप 1x 1.5x 1.25x या स्पीड अप करके आप एक बार रिव्यू ले सकते हैं कि यहाँ से क्लास में चल क्या रहा है। बाकी आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपकी रीडिंग स्किल्स सुधरेंगी। इस बार नीट का पेपर जो हुआ था, पेपर लेंदी होने की वजह से बच्चों को बुक रीडिंग में बहुत दिक्कत आई थी। ठीक है, क्योंकि बुक रीडिंग स्किल्स जनरली ऑनलाइन एजुकेशन की दुनिया में धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। तो इससे बचिए, इससे सुधार, अपने आप को सुधार लाइए, बुक रीडिंग जरूर करिए, नहीं तो आप पेपर ही नहीं समझ पाएंगे, और जब पेपर ही नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्लियर है? ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इस टॉपिक के आगे कॉन्सेप्ट यानी कि मैटर वेव को लेकर के डी ब्रॉगली के इक्वेशंस को लेकर के आएंगे, और डी ब्रॉगली इक्वेशन के अलग अलग फॉर्मेट के लिए मोमेंटम और वेवलेंथ का रिलेशन और बाकी सारी चीज़ों का रिलेशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्किल में बताइए। हम 12th के साथ साथ 11th की क्लास रिवीजन मोड में भी चला रहे हैं, जिसमें हमने फ्लूइड मैकेनिक्स लगभग पूरा कर दिया है, एक टॉपिक बचा हुआ है, वो कल कवर हो जाएगा आपका। ठीक, अब इसके बाद आप कमेंट में हमें बताइए कि आप 11th से कौन से टॉपिक का रिवीजन पहले चाहते हैं, और 12th में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आप कौन से चैप्टर से पहले कोई क्लास चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।